नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने जा रहे हैं जो हर साल लाखों जिंदगियों को चुनौती देती है। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर ही दिल कांप उठता है, कैंसर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं रह गई है। आधुनिक विज्ञान ने हमें इतनी तरक्की दी कि सही समय पर सही इलाज मिलने से इस बीमारी को हराया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी लगभग 2 दशकों की यात्रा में हजारों जिंदगियों को नई उम्मीद दी है। वे हैं एक प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सामाजिक उद्यमी और मानसिक स्वास्थ्य की प्रबल समर्थक। हमारे साथ है डॉक्टर मीना मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा ऑन्कोफिक्स में सलाहकार हैं और उन्होंने टाटा मेमोरियल, फोर्टिस और नानावटी जैसे भारत के शीर्ष चिकित्सक संस्था में काम किया है। उनका अनुभव हमें ये इस जटिल विषय के हर पहलू को समझने में मदद करेगा। आइए डॉक्टर मीना मिश्रा का स्वागत करें। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मीना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज हमारा विषय कैंसर है जी, जिसको लोग बहुत मतलब नाम सुनते ही कि आपको ये पता चल रहा है कि कैंसर है, व्यक्ति आधा तो वैसे ही मर जाता है कि मुझे कैंसर हो गया। एंड सबको पता है कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर मीना मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कैंसर का इलाज आज के समय में संभव है? जी बिल्कुल संभव है, पर शर्त है। क्या शर्त ये है कि उसको आप जल्दी पकड़ लें। अगर अर्ली स्टेज में आपने पकड़ लिया तो डेफिनेटली उसका इलाज संभव है। और आपने पूछा कि कैसे, बिल्कुल, तो लक्षण पता होने चाहिए हमें exactly. कि हमें ये कैसे पता चले कि हमें कैंसर है? जी, तो बहुत अच्छा सवाल है। दो एस्पेक्ट पे हमें काम करना होगा। पहला तो है प्रिवेंशन, कि जितना हो सके आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकें मैनिफेस्ट करने से, उतना अच्छा है। अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात मैं बोल रही हूँ। ये मैनिफेस्ट का मतलब कि वो सामने आ सके। जी, आप ये जानते हैं कि पूरे 24 घंटे में हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कैंसर बन रहा होता है ना? चौंक गए आप, लेकिन ये बात सच है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं, सबके साथ है, ये कहीं ना कहीं बन रहा होता है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो वो इन सेल्स को खत्म भी करता जाता है, इसलिए वो बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाते। कुछ फैक्टर्स का समावेश हो जाए आपके पास तो कुछ जिसे हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं वो हैं, और उसमें आपका इम्यून सिस्टम भी वीक है, तब धीरे धीरे कैंसर पनपने लगता है। तो पहली बात है कि प्रिवेंट हम कैसे कर सकें। अगर मान लीजिए हो ही गया है तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो, तो उसके लिए अपने शरीर के प्रति संवेदनशील रहें। देखिए, शरीर जो है ना सिग्नल्स देता है, हम उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन वही है कि सिग्नल्स तो दे रहा है अब, लेकिन किस तरीके के सिग्नल्स दे रहा है कि हमें ये पता चले कि हमें ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, कि हमारे अंदर कैंसर की अब जो शुरुआती स्टेज है वो आ चुकी है, या हमें जरूरत है इस समय उनसे मिलने की। जी, तो डिपेंडिंग की क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, उदाहरण के रूप में, अगर आपको पेट में गैस बन रही है, अचानक से बनना स्टार्ट हुई, कुछ महीनों से आपको दिक्कत हो रही है, जैसे आपने दवा ली, डॉक्टर को भी दिखाया, 6 हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते हो गए, दवाइयां दिया डॉक्टर ने, एंटीबायोटिक्स दिया, लेकिन नहीं आराम हो रहा, तो बेहतर होगा कि जाके आप अपना चेकअप करा लें, क्योंकि ये किसी ना किसी की पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट संबंधी कोई कैंसर की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि कौन से हो सकते हैं? स्टमक कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेट के कैंसर अमूमन हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस इसलिए नहीं होती क्योंकि जब तक वो कोई सिम्टम लेके आते हैं अंदर ही अंदर ये बहुत फैल चुके होते हैं। तो गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी को कभी भी हो जाती है, इसलिए कोई बहुत ध्यान नहीं देता। हम अक्सर ही घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं, नहीं तो एक एंटासिड ले लेते हैं। तो ये चीज जब अगर लंबे समय तक चल रही है और आपको आराम नहीं मिल रहा है, मतलब दवाई लेने के बाद भी आराम ना मिले तो और वो आ जा रहा है वापस, थोड़ी देर आराम हुआ फिर वापस आ गया, थोड़ी देर आराम हुआ फिर वापस आ गया, तो अगर इस तरीके से निरंतरता बनी हुई है तो बेहतर होगा कि आप अपना चेकअप जरा करवा लें जाके।
ओके। उस चेकअप में एक बार अगर निकल आया कि नहीं ये कुछ हो सकता है, कभी कभी सोमैटिक भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, बट अब हमें तो कहते हैं ना कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा अग्रेसिवली काम करना होगा। ये नहीं हम इग्नोर करना हमारे लिए ठीक नहीं है आज के ज़माने में, आज के जो युग में, क्योंकि कैंसर की जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और आज जो जो लक्षण हमें हैं वही लक्षण आपको भी हो, वही लक्षण किसी तीसरे व्यक्ति को हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। सबके लक्षण अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए जागरूकता होना बहुत आवश्यक है, और संवेदनशीलता अपने शरीर के प्रति होना बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ लग रही है तो आपको वो पता हो और उसको आप अनदेखा ना करें, और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जाता है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आजकल, कि जो हमारी जीवन शैली है वो उसकी वजह से भी हम कैंसर के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और बात अगर जीवन शैली की जाए, सो अभी हमने सुना हिना खान, बहुत ज्यादा वो ध्यान देती है, उनको तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनको भी ये बीमारी हो रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये हम कह देना कि सारा दोष लाइफस्टाइल का है, ये कह देना कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स की है, कि परिवार में आपके चल रहा है तो आपको आपका रिस्क बढ़ जाता है डेफिनेटली, बट हो ही जाएगा ये गारंटी नहीं है, और सारा दोष आप लाइफस्टाइल पे ही दे देंगे ये नहीं है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हम जितना जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, इट इज एन इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। तो किसी केस में जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे कि आपके फैमिली में किसी को कैंसर रहा होगा तो इसलिए आपको वो मैनिफेस्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, आजकल तो एनवायरनमेंट का इतना बड़ा रोल है, राइट फ्रॉम सॉइल पोल्यूशन, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, सब में सब पोल्यूटेड है, सब हेवी मेटल्स, पानी में हेवी मेटल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सॉइल में हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्टीमेटली करते क्या है कि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को लोअर डाउन करते हैं। पोल्यूशन इन एनी फॉर्म लोअर्स द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो जो आपकी शारीरिक क्षमता इन्फेक्शन से या कैंसरस टिश्यू से फाइट करने की है वो कम हो जाती है। और अगर जेनेटिक पीछे से आ रहा है तो इन दैट केस रिस्क तो आपका है ही है, तो वैसे ही उसका आपके केस में 40% और अर्ली स्टेज में मैनिफेस्ट करने का चांस ज्यादा होता है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो डाइट, जैसे मैंने बात की, एनवायरनमेंट इज अ बिग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफस्टाइल। आपका खान पान कैसा है, कितना आप जंक फूड खाते हैं, कितना हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज, स्लीप, ये तो सारा हो गया लाइफस्टाइल। एक और फैक्टर है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, वो क्या है? साइकोलॉजिकल। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अगर बहुत लंबे समय से है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, और ये ऑलरेडी अब रिसर्च से प्रूवन है कि लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू कैंसर। क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो घटता बढ़ता है, और जैसे कहते हैं ना एबरेंट सिक्रीशंस होते हैं, जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो नहीं हो रही है। आप हमेशा हाई स्ट्रेस फॉर्म में, तो मतलब बॉडी स्ट्रेस सिग्नल दिए जा रही है विच इज नॉट हेल्दी। तो उससे क्या होता है कि जो आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं, और दे आर द वंस दैट कॉज डैमेज इन द सेल। तो ये तो बहुत ही सेलुलर माइक्रो लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, जब बॉडी स्ट्रेस में होती है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर उसका हमने इलाज नहीं किया तो यही डैमेज करता है टिश्यूज को। स्ट्रेस से बचने के लिए फिर हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जिससे कि हमारा दिमाग उस समय व्हाटएवर वर्क्स। देखिए हर किसी का अलग है, बट बेहतर हम ये नहीं कह सकते कि आज की जिंदगी में, भागदौड़ वाली जिंदगी में, स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि कुछ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जरूरी भी है। अगर आप स्ट्रेस में नहीं होंगे थोड़ा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, बट वही स्ट्रेस अगर कंटिन्यूअस बना रहे और आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करने लगे तो वो वाला स्ट्रेस नहीं चाहिए।
कि उसको कई खत्म बार करना है। हमने जो देखा है सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा चलता है कि आपने सोचा कि यार उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ये वाली जो भावना हमारे को और बिल्कुल। ज्यादा नीचे कर दी जाती है, तो ये भी कैंसर का कारण बन सकता है। तो स्ट्रेस हुआ ना, आप चिंतित हैं, आप स्ट्रेस में हैं कि कैसे मेरे पास वो सारे सामान, वो कारें आ जाए, उस तरह का घर आ जाए। तो उसके लिए आप अगर मान लीजिए एफर्ट करने वालों में से हैं तो आप एफर्ट करना चाहेंगे, फिर उसमें कोई ना कोई चीज तो आप पीछे छोड़ेंगे, अपने शरीर का ध्यान पीछे छोड़ेंगे, लाइफस्टाइल का ऑल्टर करेंगे, क्योंकि मेहनत आपको डबल ट्रिपल करनी है। तो मानसिक स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, अल्टीमेटली एवरी, और वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को डैमेज करता है और कैंसर जैसे बड़ी बीमारी का कारण बनता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर कितने प्रकार के हैं और मेल और फीमेल के लिए क्या अलग अलग है? कैंसर देखिए, आपके बॉडी पार्ट जितने हैं, आप जितने सोच सकती हैं, हर तरीके का कैंसर होता है। बालों का जड़ का कैंसर होता है। अच्छा, हमारे रूट्स में भी, रूट्स का भी में है, भी कैंसर का भी कैंसर होता है, स्कैल्प का कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। आपका जो, अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले तो स्किन कैंसर्स होते हैं, जो दिख रहा है पोर्शन, फिर आईज में होता है, नोज में होता है। तो एनी ऑर्गन, एनी एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन हैव कैंसर। आप ठीक है, सोच नहीं सकते, कहीं पे भी आपको कहीं कैंसर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और मेल और फीमेल में जो ज्यादा देखने को मिलता है, तो जो मेल का जैसे लाइफस्टाइल क्या होता है, अब उनमें स्मोकिंग और अल्कोहल का इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है। तो लंग कैंसर्स, हेड एंड नेक, मुंह गले नाक का कैंसर, ये ज्यादा पाया जाता है, और प्रोस्टेट का कैंसर ज्यादा पाया जाता है। जबकि फीमेल्स में उनके जनांगों से संबंधित ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है, यूट्राइन है, ओवेरियन कैंसर्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और हो गया है, वो है ओबेसिटी। जो ओवरवेट हो रहे हैं लोग, ओबीज हो रहे हैं का, स्पेशली फीमेल्स में। तो वो फीमेल कैंसर्स, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो फैट सेल्स होती हैं वो भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टोर करती हैं, बनाती हैं। तो अगर ओबीज है तो कैंसर का इलाज आपने करवा लिया, लेकिन कैंसर वापस आने का चांस बढ़ा है, क्योंकि जो फीमेल के कैंसर्स होते हैं वो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं। जैसे यूट्राइन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट। तो अगर इसको ठीक करने के बाद लेवल को कम करना होगा, ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम करना होगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये कैंसर वापस आ सकता है, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई ओबीज है जिसको इस तरह का कैंसर हुआ है लेडी को, तो वेट लॉस के लिए बोला जाता है कि अपना वेट मेंटेन करिए, आप वेट लॉस कर सके, ओवरवेट को भी बहुत जल्दी हो बिल्कुल बिल्कुल। वो जो सडन वेट बढ़ता है उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, या जो लोग स्टार्टिंग से नहीं, क्रॉनिक ओबेसिटी इज अ कॉज ऑफ फीमेल इंड्यूस्ड, फीमेल हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स। ये एक रिस्क फैक्टर भी है। अच्छा, अभी आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर। जी। इंडिया में बात करें ना तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जी। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि कोई एक कारण नहीं है। एक तो जेनेटिक भी आ रहा है, बट दैट इज अ स्मॉल अमाउंट। बट लाइफस्टाइल डिजीज है ब्रेस्ट कैंसर। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है। और उसके साथ साथ अल्कोहल अगर ले रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उससे भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ओके। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर से जैसे कि ना हो, बताया ये भी जाता है कि फीमेल्स के पास एक जो पावर कह लीजिए या गॉड गिफ्ट कह लीजिए, कि जो माय मदर फीड ज्यादा कराती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। क्या ये सच है? ये सच है। और ये रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन महिलाओं ने जितना ज्यादा देर ब्रेस्ट फीडिंग किया है, वो उनपे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का खतरा कम होता है एज कम्पेयर टू उन माओ में उन महिलाओं में जिन्होंने फीडिंग नहीं करवाई है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं। अच्छा, अगर हम क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम पहचान की बात करें कि हमें कैसे पता चले कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, पहले तो बात यह है, फीमेल्स के लिए खासकर मैं बोलना चाहूंगी कि फीमेल्स को उनका जो माहवारी आता है उसका रिकॉर्ड हमेशा रखना चाहिए।
दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एक इसी डेट से बहुत सारी चीजें आपकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो सकती हैं। अच्छा। तो इसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आजकल तो सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में ही कर लिया करें, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी साइकिल्स कितनी इरेगुलर हैं। और होता क्या है कि महिलाओं में ब्रेस्ट जो है वो विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ उसमें हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं। तो इसलिए कभी वो सिक्रीटरी फेज में होता है, कभी वो प्रोलिफरेटिव फेज में होता है, कभी सिक्रीटरी फेज में होता है, और हार्मोन्स उसके अलग अलग होते हैं। तो इतना अप एंड डाउन हार्मोन्स का होता है कि जो ये बहुत कॉमन हो जाता है कि लम्प्स डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट में छोटे छोटे लम्प्स, फाइब्रोएडिनोमास वगैरह भी होते हैं। तो अब इस तरीके के लम्प्स इसीलिए डेवलप होते हैं क्योंकि जो फीमेल ब्रेस्ट है वो बहुत एवरी मंथ एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस में आ रहा है, और वो भी शिफ्ट बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है कि 15 दिन में ये फेज हो रहा है, फिर अगले नेक्स्ट। तो अगर वो जो पीरियड साइकिल है अगर वो रेगुलर रहे तो ये चीजें एक समय पर होगा। और कई लोगों को पीसीओएस, पीसीओडी जी, ये तो इसी से रिलेटेड है। तो कई लोगों का 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आता, कई लोगों को महीने में 2 बार हो जाता है जी। ये सिचुएशन हमने देखी है। तो इसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर पे पड़ता है। हार्मोनल मैनिपुलेट, जहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसका इफेक्ट ब्रेस्ट पे भी देखने को मिलता है। और अगर ये क्रॉनिक स्टैंडिंग होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ब्रेस्ट में डेवलप होती हैं, और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन अगर कहीं है वो बॉडी में वो कैंसर का कारण बन सकता है आगे चल के। तो इसलिए आपने जो पूछा ना कि कैसे हार्मोन्स का रिलेशन होता है ब्रेस्ट कैंसर से, तो यही कारण है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है बिकॉज हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। अब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बच्चा होने वाला है, प्रेगनेंसी के दौरान अलग हार्मोनल लेवल होता है, चाइल्ड बर्थ हो गया उसके बाद अलग लेवल होता है, फिर चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टपार्टम अलग लेवल होता है। तो आप देखिए ना, इतना वेरिएशन, इतना फ्लक्चुएशन। एक लिमिट होती है ब्रेस्ट टिश्यूज की ना, स्ट्रेच होके वापस आने की एग्जैक्टली इसीलिए फिर ये कहीं ना कहीं एबरेशन हो जाता है। तो या तो एक बिनाइन लंप हो जाएगा या फिर वो लंप धीरे धीरे कैंसर में डेवलप हो सकता है। सो दैट वो जो प्रोग्रेस है वो सबका अलग अलग होता है। अच्छा, ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता और एचपीवी वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर काफी बहस हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर तो स्पेशली ग्रामीण परिवेश में हमारे यहाँ बहुत कॉमन माना जाता है कि जो रूरल। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये है क्या और किस वजह से होता है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहलाता है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण, सबसे बड़ा तो नहीं बोलूंगी, आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है वो है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये बोला जाता है कि जिन फीमेल्स की सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, यानी 9-10 साल से ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, अपने जनांगों की सफाई नहीं रखते, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन होता है। तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है फिर लंबे समय के बाद धीरे धीरे करके इन्फेक्शन कहीं हो गया तो इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन है तो धीरे धीरे वहां पे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ मेजर कारण हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है, और रूरल इंडिया में ये ज्यादा देखने को मिलता है। जो गांव में हमारी महिलाएं रहती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं, क्योंकि मेन है हाइजीन। वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती, उनमें जागरूकता ही नहीं है, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगवाना। तो ये जो चीज हमारे पास उपलब्ध है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और काफी रिसर्च और ट्रायल के बाद ये वैक्सीन निकल के आया है। किस समय पे लगवा लेना चाहिए इसे? जितनी जल्दी, फीमेल में तो जितनी जल्दी, जो सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप होता है उसमें लगवाना जरूरी होता है। और देखिए, बड़ा सब्जेक्टिव है, हमारे देश में तो सेक्सुअली एक्टिव अमूमन हम मान के चलते हैं कि शादी के बाद ही होता है। बट अब क्योंकि परिवेश और समाज सब बदल रहा है, तो बेहतर है कि 11-12 साल शुड बी दी अर्लीस्ट,
इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में तो उससे पहले भी लगवा देती हैं फीमेल्स को, क्योंकि उनके यहाँ ऑनसेट बड़ी जल्दी होता है सेक्सुअल एक्टिविटी का। तो जो भी इंडिया में अगर हम बात करें तो जो भी सेक्सुअल एक्टिव फेज है महिलाओं का, उसमें उसके अंदर ही अंदर ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। तो इट कुड स्टार्ट एज अर्ली एज 10 years, 9 years, 10 years। और कब तक जो एक लिमिट होता है कि हाँ इस समय तक लगवा सकते जी, तो मीनोपॉज के पहले, सेक्सुअली एक्टिव फेज में मीनोपॉज के पहले पहले लग जाना चाहिए, जब तक आपका अमूमन 40 से 45 साल तक मैक्स लगवा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप है। प्रिकॉशन पहले ले लें ताकि इस चीज से बच जाएं। जी, सक्सेसफुल है ये तो आने वाला समय बताएगा, बट ये डेफिनेटली ट्रायल के बाद ही मार्केट में आया है। तो इट हैज बीन सीन कि इट हैज बीन एबल टू कंट्रोल द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, अब विदेशों में देखिए सर्वाइकल कैंसर उतना कॉमन नहीं है जितना हमारे देश में है। तो अब ये हमारा समय, ट्रायल चल रहे हैं, जितना आने वाला समय ही हमें बताएगा कि इसका इफेक्टिविटी हमारे देश में कितना रहा है। अभी तो जागरूकता ही बहुत बड़ा फैक्टर है। जो जागरूक महिलाएं हैं वो अपनी बच्चियों का लगवा रही हैं, बट अभी भी ये बहुत ब्लैंकेट लेवल पे नहीं चल रहा है। और कितना सक्सेसफुल होगा इसके बारे में पता आने वाले समय में चलेगा जी, कि केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बताया भी कि ये रूरल एरियाज में ज्यादा होते हैं, गांव के एरिया में ज्यादा होते हैं, तो क्या वहां पे ये चीजें पहुंचाना, उनको बताना कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके डोजेस जो वैक्सीन है वो कितनी कॉस्टली है कितनी नहीं, पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो वो भी चीजों को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये तो देखिए, जैसे बाकी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना है हमारे यहाँ, वो सरकार ने बहुत देख समझ के उसको बनाया है। तो ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी एक समय आएगा कि वो एज अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रहेगा। उससे पहले मुझे लगता है, वैक्सीन से भी पहले जो बहुत मूलभूत तरीके हैं इसको प्रिवेंट करने के, उसके बारे में जागरूकता देना बहुत जरूरी है। जैसे हाइजीन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स, उसको आप एनकरेज करिए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये 2-3 चीजें ज्यादा जरूरी हैं। वैक्सीन तो एक एडिशनल, कहते हैं ना, इट्स एन एडिशनल फैक्टर जो कि हम यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री में कॉस्ट फैक्टर ये वही, तो ये वैक्सीन जहाँ पे आती है तो वहाँ पे कॉस्ट इशू आ जाता है, अनलेस कि वो सरकार अपने थ्रू अपने प्राइमरी सेंटर्स अगर लगवाने लग जाए, देन इट्स नॉट एन इशू। बट प्राइवेट सेटअप में तो मुश्किल है अभी फिलहाल। So I think the best way to go is to start with creating awareness, जागरूकता बढ़ाइए, और कुछ जो कहते हैं ना जिसमें कोई खर्चा नहीं आता, इस तरीके की जानकारियां और प्रैक्टिसेस एनकरेज करिए। जी, अच्छा, बात अगर पुरुषों की करें तो जो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूकता कम है? बिल्कुल कम है। अच्छा, इसके बारे में आप प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस वजह से, किन कारणों से होता है और कैसे इससे। जी, प्रोस्टेट कैंसर देखिए, एक ग्रंथि प्रोस्टेट होती है जो मेल्स में पाई जाती है, और जो सीमेन प्रोड्यूस होता है, जो मेल्स में सीमेन होता है, उसको बनाने में वो एक ग्रंथ सहायक होता है। अब प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एज के साथ, एज रिलेटेड कैंसर है, बहुत यंग एज में नहीं देखा जाता। अमूमन जब 50-55 के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, और एज के साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिपेंडेंट है ये। अच्छा। जो मेल हार्मोन है उस पे डिपेंडेंट है प्रोस्टेट कैंसर, और जब ये टेस्टोस्टेरोन का डिक्लाइन होने लगता है, उस दौरान क्या होता है कि इसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उसकी थोड़ा सा साइज में बढ़ता है एज के साथ। अब जब ये बढ़ता है, उसी दौरान इसमें कैंसर होने की भी संभावना होती है। तो इसको पता, इसी कारणों से वो कैंसर होता है उस एज में। देखिए, ये बीपीएच जो होता है ना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, अगर यही लंबे समय तक कैरी ऑन कर जाए तो यही कारण होता है कैंसर डेवलप होने का भी। तो इन्हीं बीपीएच के अंदर ही ज्यादातर कैंसर्स प्रोस्टेट के डेवलप होते हैं। तो अगर इसमें क्या होगा कि यूरिनरी सिम्टम्स पहले होंगे, पेशाब में तकलीफ होना, पेशाब बार बार पेशाब आएगी लेकिन आपको लगेगा कि अभी भी ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। जब ये बढ़ जाता है ना, तो जो पेशाब की नली है उसके ऊपर प्रेशर उसको दबा देता है। तो आप अगर
टॉयलेट जाते भी हैं, वॉशरूम जाते भी हैं, तो पूरी तरीके से ब्लैडर खाली नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा खाली होगा, फिर वो बाकी तो यूरिन इकट्ठा है ना, क्योंकि प्रेशर की वजह से नली को दबा रहा है वो। अच्छा। तो वो यूरिन रिटेंशन होना शुरू हो जाता है। तो जब यूरिनरी रिटेंशन होता है ब्लैडर में, वो जो पेशाब है वो भरी रहती है, तो इन्फेक्शन भी होना स्टार्ट होता है। तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इस दौरान फिर इसकी वजह से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह बताते हैं, और फिर उसमें पकड़ में आता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर पेशाब में खून आना, ये एक और बहुत अलार्मिंग साइन होता है कि उसमें जांच करनी पड़ती है कि ये पेशाब की थैली का है कि प्रोस्टेट का है, किसका ये कैंसर है। दर्द वगैरह, पेशाब के दौरान दर्द होना, तो ये भी एक कारण होता है। बट ये मोस्टली अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अंडरलाइंग, या क्रॉनिक इन्फेक्शन रह गया, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होने लगती है। अच्छा अच्छा। हमने कैंसर जैसे ही किसी को होता है और वो सेकंड स्टेज पे हो, तो कीमो जो वर्ड है ना, लोग सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि कीमो का जो साइड इफेक्ट है, बाल झड़ना और स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका। पता है कि कीमो लेते ही व्यक्ति बिल्कुल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, वो आधा तो उससे भी ज़्यादा। तो क्या ये जो कीमो का जो साइड इफेक्ट है, इससे निपटा जा सकता है? ये जवाब देने से पहले मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बताना चाहूंगी। देखिए, आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। यानी अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट को कैसे बचाया जा सके, पूरा ब्रेस्ट हटाने की जरूरत ना पड़े। अगर टंग का कैंसर हुआ तो कैसे हम टंग को बचा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ऐसी विधाएं उपलब्ध हो जिसकी वजह से हमारा इलाज भी हो जाए और हम ऑर्गन को भी बचा लें। तो इसलिए खाली सर्जरी काम नहीं करेगी। उसके माइक्रोस्कोपिक डिजीज को, और जो कि पूरे शरीर में अगर कहीं फैला हुआ है, उस तक भी हमको दवा पहुंचानी पड़ेगी। तो जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं जो हमें आंख से नहीं दिखते, उनको मारने के लिए कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। और रेडिएशन थेरेपी जब कहाँ पे, कहीं लोकल एरिया में, कहीं पे मार्जिन पे थोड़ा मतलब सर्जरी करके पार्ट निकाल दिया, लेकिन कहीं कुछ अगर छूट गया है तो लोकल रेडिएशन देके उन सेल्स को खत्म किया जाता है। तो ये सब तो इसलिए जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एक अच्छा रिजल्ट आउटकम आता है। अच्छा। कीमो की बात जहां हम आते हैं कीमो पे, कि कीमो से लोग डरते हैं। कीमो से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें इंजेक्शन बॉडी में जाता है, उसके जो बालों पे साइड इफेक्ट आता है, स्किन पे आता है, और नौजिया होता है, खाने का मन नहीं करता, इस तरह के बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन एक बहुत कारगर विधा है ये पूरे कैंसर ट्रीटमेंट में, क्योंकि आज अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं या क्योर की बात कर रहे हैं कैंसर में और अर्ली स्टेज में, तो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट जिसे है कि अ मिक्स ऑफ कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी, इसकी वजह से आज हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं कि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर डायग्नोज्ड है तो हम उसे क्योर कर पाते हैं। और क्योर भी इन कैंसर में जब हम क्योर बोलते हैं तो ये होता है कि आप 5 साल तक बिना किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के बाद 5 इयर्स तक आपका कैंसर अगर वापस नहीं आ रहा है तो हम उसे क्योर मानते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि कीमोथेरेपी ही एक लास्ट इलाज है? लास्ट नहीं है, ये फर्स्ट भी है, लास्ट भी है। अर्ली स्टेज में भी यूज होता है, लास्ट स्टेज में शायद सर्जरी नहीं हो सकती, रेडिएशन हम नहीं दे सकते बहुत, जैसे कहते हैं ना, ठीक करने के लिए, बट कीमो देके हम थोड़ा बहुत कैंसर को कम करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट भी है, लास्ट भी है, और इंटीग्रल पार्ट है। आज कैंसर मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है कीमोथेरेपी। अभी आपने रेडिएशन थेरेपी बताई जी। इस ये रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से वर्क? देखिए, रेडिएशन थेरेपी जो होता है उसमें आपने एक्सरे का सुना है? तो एक्सरे इज अ वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ रेडिएशन, बहुत ही कम, इतना कि वो सिर्फ और सिर्फ इमेज आपकी बॉडी का दिखाता है। बट रेडिएशन जो होता है वो हाई एनर्जी गामा रेज होती हैं जो कि बॉडी में आर पार हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप कहीं पे देखेंगे कि कहीं किसी भी हिस्से का रेडिएशन होता है तो एक एंट्री पॉइंट पे आपको स्किन कलर डार्क मिलेगा, और जहां से रेज अगर मान लीजिए एग्जिट हो रही है, जहां हमें विजिबल पार्ट है, तो वहां से भी आपको थोड़ा निगलते हुए भी एनर्जी आपको दिखती है कि वो वहां पे भी काला हो गया है। अच्छा। ठीक है, तो
बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन होता है ये, जिससे कि जो डिजीज है लोकली अगर कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स बची हुई हैं या एक्टिव कैंसर सेल्स हैं उनको हम खत्म कर देते हैं। तो ये एक इसको रेडिएशन को देने के लिए रेडिएशन मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। अब तो बहुत हाई प्रिसिशन टेक्निक्स आ गई हैं कि हम बहुत एकदम सिलेक्टिवली टारगेट करके और कैंसर को वहीं पे हम कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं बिना ज्यादा आसपास के एरिया को रेडिएशन दिए हुए। अच्छा। कीमो के को मिला देने से हमारी स्पेसिफिसिटी या कहते हैं ना टारगेट एरिया और कम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट जो आज हमारे पास अवेलेबल है उससे जो कैंसर का इलाज है वो ज्यादा स्पेसिफिक प्रिसाइज हो गया है और ऑर्गन प्रिजर्वेशन एक जो हम बोलते हैं वो ऑर्गन प्रिजर्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो गई है हमारे पास। जी। अच्छा, अभी एक एक्टर हैं तनिष्ठा चटर्जी, इन्होंने बताया एक कैंसर के बारे में, वो है ओलिगो मेटास्टैटिक कैंसर। ये क्या है? देखिए, ओलिगो मेटास्टैटिक अगर उन्होंने बोला है तो ओलिगो का मतलब है कि 1 से 3 मेटास्टेसिस तो हो गया है, मेटास्टेसिस तो हो गया है यानी कहीं किसी ऑर्गन में बॉडी के फैल गया है कैंसर, लेकिन अमाउंट में 1 या 2 या 3 ही पाए गए हैं। अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते तो वो मेटास्टेटिक हो गया। ओलिगो मतलब क्वांटिटी में कम। अच्छा, तो ये बट मेटास्टेटिक है, फैला हुआ है। अच्छा। बट कम है, आप काउंट कर सकते हैं 1 या 2 या 3 ही दिख रहा है। मुझे लगता है ये वाला पोर्शन आप ओलिगो मेटास्टेटिक हटा दीजिएगा, ये देने लायक नहीं है। ठीक, इसको कट करना है। स्टेज 4 कैंसर का मतलब क्या है और इसका इलाज आपके अकॉर्डिंग संभव है? स्टेज 4 जो बिल्कुल ही एंड। हाँ, तो स्टेज 4 आपने अपने आप ही बता दिया कि ये स्टेजिंग हम करते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट किसी भी ऑर्गन में कैंसर द्वारा कितना इन्वॉल्वमेंट है और उसके हिसाब से ही उस कैंसर के प्रोग्नोसिस के बारे में पता चलता है। तो जब स्टेज 4 पे हम आते हैं तो ये डिपेंड करता है कि शरीर के किस हिस्से में कितना फैला हुआ। अगर लोकली फैला है तो स्टेज 4A होता है, और अगर मान लीजिए कि शरीर के किसी और अंग में चला गया, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर वो लिवर में चला गया, वो लंग में चला गया, बोन्स में चला गया, तो इसको हम मेटास्टेटिक 4B बोलते हैं। कहीं कहीं 4C भी क्लासिफिकेशन तो चेंज होता रहता है, लेकिन इसके साथ मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस भी चेंज होता है कि कैंसर का इलाज कैसे करना है और उसका आउटकम क्या होगा। तो जब हम मेटास्टेटिक कैंसर की बात करते हैं तो इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप में ही 10 से 20% होती है इलाज के साथ। अच्छा। विद ट्रीटमेंट। विदाउट ट्रीटमेंट स्टेज 4 कैंसर का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। मतलब हमसे ये कह सकते हैं कि फिर तो मुश्किल ही है। जी, मतलब नामुमकिन ही है एक बिल्कुल। तरीके से। तो मुश्किल स्टेज भी 4 में जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट आउटकम्स की हम बात करते हैं तो हम कभी भी क्योर की बात नहीं करेंगे, हम कंट्रोल की बात करेंगे। तो आप ये ना, सब पेशेंट्स का जनरली जब आते हैं हमारे पास तो ये सवाल होता है स्टेज 4 कैंसर है तो ठीक हो जाएंगे, उनका तो ये सीधा साधा सा सवाल होता है ठीक हो जाएंगे। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि जब आप स्टेज 4 की बात करते हैं तो हम कैंसर को बढ़ने से कितना कंट्रोल कर सकते हैं, पहली बात। जो भी उनकी जिंदगी बची है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यही एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो कहते हैं ना कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे आप लोग संभालते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कैंसर पेशेंट के मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह क्या है कि मेंटली वो हेल्दी रहे? जी, तो मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ पेशेंट की नहीं, उसके अटेंडेंट की भी बहुत जरूरी है। हम अटेंडेंट के बारे में तो बात ही नहीं करते, क्योंकि जो उसकी देखभाल कर रहा है वो कितने स्ट्रेस में है। सारा अटेंशन डॉक्टर भी मरीज को देख रहा है, जो देखने वाले आ रहे हैं वो भी मरीज को ही देख रहे हैं। जो मरीज का ध्यान रख रहा है 24 घंटे, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो कोई ना कोई रिलेटिव होगा मरीज का, कोई उसका संबंध होगा, उसको अपने संबंधों का फ्यूचर दिखाई देता है। साथ में वो पूरी तरीके से स्ट्रेस में है क्योंकि उसको देखभाल करनी है। केयरिंग इज नॉट अ मीन जॉब। कोई छोटा मोटा किसी का केयर करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। और कैंसर मरीज के साथ अगर देखा जाए तो वो बहुत इंटेंसिव होता है।
तो मानसिक स्वास्थ्य जब हम बात करें तो लेट अस टॉक एज अ होल। और मेरा ये प्रयास रहा है, इनफैक्ट मैं जब मैंने सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देखा था टाटा में, जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहां पे मैंने साइकोलॉजी का इंटीग्रेशन ऑन्कोलॉजी के साथ देखा था। ये करीब 2005 की बात है। और तब से मेरे दिमाग में कहीं ये स्टक था कि जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हम एज अ डॉक्टर सिर्फ उनकी बीमारी देख रहे हैं, हम उनकी साइकोलॉजी को नहीं देख रहे हैं, जबकि बीमारी का जो इलाज है वो बहुत लंबा है। तो इस इतने लंबे इलाज में आपकी साइकोलॉजी तो डेफिनेटली अफेक्ट होगी। कैसे, ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स, मैंने खुद देखा है कि जो पेशेंट्स बड़े पॉजिटिव रहते हैं तो उनका जो साइड इफेक्ट है वो उतना ही कम होता है। तो ब्रेन जो है हमारा बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, तो इस पॉजिटिविटी को अगर हम पेशेंट के इलाज में, पेशेंट्स को हम ये पॉजिटिविटी दे पाएं, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बैठ के हम आप बात कर रहे हैं तो ये कहना बड़ा आसान होगा पॉजिटिविटी लेके आना, बट जो उस समय उस सिचुएशन में रह के झेल रहा है वो उसको पॉजिटिविटी लाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ये किया जा सकता है, क्योंकि जब आपको इलाज करना है, आपने ये डिसाइड कर लिया, और आपको ये भी डिसाइड करना है कि मैं सक्सेसफुली और बहुत आराम से इलाज करके बाहर निकलूंगा, ये पॉजिटिविटी के साथ आप जुटेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको कम महसूस होते हैं, क्योंकि आपका वो माइंडसेट ही वही है कि आप तकलीफों को नहीं देखते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं नानावटी हॉस्पिटल में थी और ओपीडी में जो फॉलोअप ओपीडीज होती हैं, एक आज भी मुझे वो याद है, एक सीए, वो जो खाने की नली का कैंसर होता है वो बड़ा तकलीफ देह होता है, क्योंकि उसका अब सर्जरी कर दिया, सर्जरी के बाद हम लोग रेडिएशन देते हैं, तो रेडिएशन के दौरान खाने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, और ऐसे लोगों का वेट लॉस बड़ी जल्दी होता है, क्योंकि वो पूरी तरह एक समय के बाद वो खा नहीं पाते ठीक से, क्योंकि रेडिएशन की वजह से अंदर पूरी खाने की नली सूज जाती है, तो कुछ भी खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब उनको मैंने बुलाया अंदर, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अभी तो बहुत सारी बातें, तकलीफें बताने वाले हैं, और करीब समझिए उनके इलाज का तीसरा हफ्ता चल रहा था। तो इस समय मतलब कहते पीक पे होते हैं साइड इफेक्ट्स। वो आए सामने, मैंने कहा आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। खाना क्या खा रहे हैं? तो सरप्राइजिंगली उनका खान पान इतना मेंटेन्ड था कि एक एवरेज कोई 3rd वीक रेडिएशन वाला सी एसोफेगस का पेशेंट मेरे पास आता है तो उसका मुंह, मतलब इतना पेनफुल मुंह होता है उसका, बहुत पेन में होता है, क्योंकि गला, मतलब थूक गुटकना भी मुश्किल होता है, गले में भी आपको जो है वो उनको सूखापन महसूस होता है, पानी पीना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इतनी तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, मेरा सब खाना चल रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा ही खा रहा हूँ, लेकिन मैं रेगुलर समय पे खा रहा हूँ। उनका वेट लॉस भी ज्यादा नहीं हुआ था। तो वहां से मुझे रियल लाइफ लर्निंग हुई कि पॉजिटिविटी आपके एक्शंस को कितना अफेक्ट करती है, और आपके जो तकलीफें हैं उसकी आउटकम्स को भी कितना अफेक्ट करती है, और इन द पॉजिटिव सेंस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा तो ये मानना है कि जब एक कैंसर डिपार्टमेंट में कोई मरीज आता है, उसका डायग्नोसिस बन जाता है कैंसर का, तो साथ में साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन शुड बिकम अ मस्ट। ये मेरी प्रायोरिटी है। इसके बारे में मैंने अपने लास्ट जो मैं हॉस्पिटल में फोर्टिस में काम की थी, तो मैंने मैनेजमेंट से भी जाके बात की थी। बट किसी भी चीज़ को पॉलिसी लेवल पे लाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि भले मेरे रहते फोर्टिस में रहते नहीं हो पाया, बट एक समय ज़रूर आएगा जहाँ पे कैंसर कंसल्टेशन का एक इंटीग्रल पार्ट साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन भी होगा। अच्छा। आज ऑप्शनल है, आज की डेट में इट इज़ ऑप्शनल। अच्छा, अगर जानना चाहें बच्चों में, तो बच्चों में जो कैंसर के केसेस हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल, बच्चों में भी होते हैं, बच्चों किसी भी एज में। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को काट देते हैं, देन ये क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ कि क्या ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आप कैंसर मरीजों का जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हैं?
अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट उसका हम प्रोजेक्ट बना के और कंपनीज में फंडिंग के लिए डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो एक रिसर्च ट्रस्ट है, बट चैरिटेबल भी है। तो इसलिए फंड्स, कोई भी काम करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है जी। तो हम सब हॉस्पिटल्स को, या जैसे टू बिगिन विथ हम गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ कैंसर का इलाज होता है, ऐसी जगहों पे हम साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है ये जब हमारे पास कुछ फंडिंग होगी। तो इसके लिए मैं जब प्रोजेक्ट डालूंगी और कंपनीज को इस कहते हैं ना इससे आइडेंटिफाई करेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। और अभी मैं आपको बताऊं कि साइको ऑन्कोलॉजिस्ट अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल हैं, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन अभी भी सरकारी हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अच्छा, ये कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल कारगर साबित होगा। बल्कि कंपनी एज अ डॉक्टर, अगर मैं ओपीडी में बैठी हूँ साइड इफेक्ट्स देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि देखिए मैं डॉक्टर तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भी हूँ। जब एक सामने वाले मरीज की मैं तकलीफ देखती हूँ तो मुझे पता है कि दवाइयाँ कितना असर करेंगी। दवाई का भी एक लिमिट होता है साइड इफेक्ट्स को कम करने का। बहुत जरूरी है कि उनके मेंटल मेकअप को हम सुधारें, क्योंकि जब हम मेंटल मेकअप को सुधारेंगे तो जो भी दवा हम उनको दे रहे हैं साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए, उसका 100% रिजल्ट आएगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम साइकोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट के साथ, तो जो स्पेशली जो ट्रीटमेंट आउटकम्स हैं और जो साइड इफेक्ट के आउटकम्स हैं, उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखा। कितना होगा ये तो हमें समय बताएगा। अच्छा, हमने बात की महिलाओं की, पुरुषों की कैंसर के, क्या बच्चों में भी कैंसर हो जाता है? जी बिल्कुल होता है। किस एज में? किसी भी एज में, जन्म पैदाइश बच्चे के पास कैंसर होते हैं। और अगर मतलब बाय बर्थ कैंसर मिलता है। अगर किसी बच्चे में पैदा हुआ और कैंसर डायग्नोज हो गया, किस तरह का कैंसर? कुछ होते हैं जो जेनेटिक कैंसर्स होते हैं जो इन यूट्रो डेवलप हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो एक आध साल में मैनिफेस्ट होते हैं। कैंसर नेफ्रोब्लास्टोमास हैं, जैसे किडनी के कैंसर हैं, जो कैंसर है जो जैसे बाय बर्थ किसी बच्चे को कैंसर है, तो क्या उसका इलाज उस समय किया जा सकता है? इंस्टेंट में वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल, इलाज के लायक है तो उसका इलाज करते हैं। आजकल तो सब टेक्निक्स बहुत एडवांस्ड हो गई हैं, और जहाँ पे थोड़ा सा वो रखना पड़ता है, हमको एहतियात बरतनी पड़ती है कि कोई भी ऐसा इलाज ना करें कि उससे उसके फिजिकल ग्रोथ पे असर आए। बट अगर कहीं कुछ ऐसा कैंसर है जिससे कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस केस में तो जिंदगी बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, कैंसर ये जो फ्री डाइट जैसी अवधारणाएं कितनी सही हैं? क्या किसी विशेष प्रकार का भोजन कैंसर का कारण बन सकता है? देखिए, कुछ कुल मिला के तो जो जंक फूड आप खा रहे हैं, पैक्ड फूड आप खा रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा माइक्रोवेव फूड नहीं खाना चाहिए। फ्रेशली कुक्ड फूड इज द आइडियल। अगर आपने ताज़ा पका खाना, घर का बना खाना आप खाएंगे, तो आपको पता है कि आपने उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। बहुत ज्यादा ओवर्टली तली भुनी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे स्मोक्ड खाना भी होता है, चारकोल वाला, वो भी बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। वंस इन अ वाइल इज ओके, क्योंकि उसमें स्मोक जो कार्बन वगैरह डिपॉजिट होता है, अगर आप ये चीजें सस्टेन्ड लेवल पे, मतलब आपने बहुत फ्रीक्वेंटली आप इसको खा रहे हैं, तो आपके लिए, या डाइट का आपका हिस्सा है, तो रेगुलर डाइट का, देन इट इज नॉट गुड। बट अदरवाइज अगर आपने एक हेल्दी डाइट लिया है और घर का पका खाना आप खाते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड वे ऑफ टेकिंग फूड। तो जैसे विदेशों में अगर आप देखेंगे तो पैक्ड खाना ज्यादा है। तो मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि हाई सोडियम कंटेंट वाले जो खाने हैं, जो बिस्किट्स हमें मिल रहे हैं, कुकीज मिल रहे हैं, पाम ऑयल वाले जो खाने मिल रहे हैं, ये देखा गया है कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो यानी कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन आप करें, लेकिन इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। बहुत कम होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए, और इसको रूटीन डाइट में हमें नहीं देना चाहिए। अच्छा, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि लोग खूबसूरत होने के लिए स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, फिट होने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये जो लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, क्या ये कैंसर का कारण बनते हैं?
देखिए अभी ऐसा तो कोई नोन रिस्क फैक्टर नहीं आया है कि लेजर ट्रीटमेंट की वजह से कैंसर हो सकता है, बट जहां भी हम केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर वो प्रोलॉन्ग समय से ले रहे हैं तो दैट कुड कॉज कैंसर। बट एक बार कैंसर डेवलप हो गया तो ये बता पाना मुश्किल होगा ना कि भाई इसी की वजह से कैंसर हुआ है। तो बट अभी फिलहाल जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं उनके और दूसरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट कैंसर में अनलेस एंड अनटिल इट इज अ केमिकल थिंग और बहुत लंबा समय तक चल रहा है तो नहीं कह सकते। अच्छा, अब बात करते हैं इसके रोकथाम की। तो कैंसर के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए व्यक्ति को पहले से, ताकि उन्हें कैंसर जैसे बड़ी बीमारी ना हो? तो अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। अवेयरनेस को बढ़ाइए कि पता होना चाहिए कि कैंसर बीमारी होती है और कैंसर का इलाज हो सकता है, इसके बारे में जागरूकता या अवेयरनेस होनी चाहिए। अब प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, तो देखिए जो हमारा एक कहावत है ना, सादा जीवन उच्च विचार। अब उस सादे जीवन में ही सब कुछ आ गया। सादा जीवन क्या? घर का बना खाना, समय से सोना, एक्सरसाइज करना, और ये कहते हैं ना डिजिटल हेल्थ, क्योंकि आजकल क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बहुत ज्यादा हमारे आसपास हैं, हमारे घरों में हैं। तो अभी फिलहाल तो कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया है कि इससे कैंसर होता है, बट हमें पता नहीं है, हो सकता है आने वाले और डेटा मैच्योर हो तो शायद कुछ निकल, बट डायरेक्टली तो नहीं आया है कि कैंसर होता है। बीच में कुछ बातें चली थी, बट जो भी रिजल्ट्स का ट्रायल के रिजल्ट्स आए हैं उसमें कोई डायरेक्ट नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब हम ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि हाँ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे कैंसर होगा, लेकिन उससे और तकलीफें होती हैं, दूसरी तकलीफें होती हैं। लेकिन खान पान में ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो एक हाइजीन का ध्यान दें, खान पान का ध्यान दें, और अपने एक्सरसाइज का ध्यान दें। बेसिकली वो सारी चीजें करें जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके लिए जो कुछ करना होता है वो सब आपको करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको कैंसर हुआ एंड वो ठीक हो गया, ठीक है, और फिर क्या लगता है कि उसको दोबारा कैंसर हो सकता है? देखिए जब वो तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है, और कैंसर के वापस आने का खतरा हमेशा बना रहता है, अर्ली स्टेज का भी बना रहता है। और इसीलिए जब हम इलाज करके मरीज को घर भेजते हैं तो उसके बाद उसका फॉलोअप हम शेड्यूल करते हैं। तो बेस्ट चीज ये होती है कि अपना फॉलोअप शेड्यूल जब जब डॉक्टर आपको बुला रहे हैं तब तक आपको आना चाहिए। जैसे 5 साल तक, पहले 2 साल तक ट्रीटमेंट के बाद हर 3 महीने पे बुलाया जाता है। उसके बाद तीसरे साल से लेकर 5वें साल 6 महीने तक। 5 साल एक बार कंप्लीट हो गया और सब कुछ ठीक रहा तो हम उसको ईयरली फॉलोअप में कन्वर्ट कर देते हैं कि साल में एक बार आके जरूर आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल पे बुलाया है डॉक्टर ने तो बीच में अगर कुछ तकलीफ आए तो आप ना जाएं। लोग अमूमन क्या सोचते हैं कि मुझे तो 1 साल पे बुलाया, मैं 1 साल पे ही जाऊंगा, बीच में भले कोई भी तकलीफ हो रही हो। अगर आपको तकलीफ हो रही है और 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है तो भी आप जाके डॉक्टर को दिखाएं जरूर। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अब इतने साल हो गए तो अब मुझे कैंसर नहीं आएगा, कभी भी वापस आ सकता है। और इसीलिए फॉलो अप करते रहना एक बार आपको गया बहुत जरूरी है, फॉलो अप पे जरूर रहना चाहिए। अच्छा, ये आपने रेडिएशन थेरेपी के बारे में बताया था, तो इसमें स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका देखभाल कैसे किया जाए? जब रेडिएशन दिया जाता है उस दौरान क्या होता है कि पहले हफ्ते में तो नहीं पता चलता, दूसरे हफ्ते से लालपन आना शुरू हो जाता है और तीसरे चौथे हफ्ते तक स्किन उखड़ने लगती है, काली पड़ जाती है। तो उस दौरान जब मरीज हमारे पास आता है तो उसे हम उस जिस भी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है उस हिसाब से उसको हम तरीके बताते हैं। तो पहला तो ये होता है कि स्किन साफ रहेगा, उस पर कोई साबुन वगैरह नहीं लगाना है, रगड़ना नहीं है, क्योंकि स्किन बड़ा फ्रेजाइल हो जाता है। अच्छा। आप जरा सा भी नाखून आपने लगाया ना वो उखड़ जाएगा। अच्छा, तो नीचे से थिन हो जाता है तो वो उखड़ने भी लगता है। तो बहुत रगड़ना नहीं है। आप ये मत सोचो कि पपड़ी पड़ गई है तो मैं रगड़ के उसको हटा दूं, ये नहीं है, वो अपने आप गिर जाएगा, उसको गिरने दीजिए। अगर आपने रगड़ दिया तो नीचे से जो नई टिश्यू आ रही है, जो नया स्किन आ रहा है, वो आपने उसको इंजर कर दिया,
फिर इन्फेक्शन के उसमें चांसेस होते हैं, तो तकलीफ बढ़ सकती है। तो स्किन का इस तरीके से ध्यान रखने के लिए, और जितना ड्राई रहेगा स्किन उतना अच्छा है। कुछ बहुत ज्यादा क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और जितनी दूर रेडिएशन चलता है उतनी दूर स्किन ड्राई भी हो जाती है कुछ समय के लिए। तो ये होगा कि हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, और अगर आप उस समय मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएंगे तो फिर क्या होता है, क्योंकि स्किन तो बहुत पतली हो गई है, तो हाथ के फ्रिक्शन से ही वो उखड़ेगी, और अंदर जो नीचे इसकी स्किन आ रही है ना, वो भी बड़ी उस समय फ्रेजाइल और इमेच्योर होती है, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो एक छोटी सी गलती से एक और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी जी, बट स्किन वापस आ जाती है एक बार रेडिएशन खत्म होता है, उसके अगले 2 हफ्ते तक थिंग्स आर मच बेटर। अच्छा, एक जैसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति है, तो क्या वो सामान्य जीवन जी सकता है जैसे नॉर्मल? बिल्कुल जी सकता है। कैंसर रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो जो भी तकलीफें आती हैं, देखिए जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस दौरान, और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कैसे उसको अपने स्टैमिना को वापस लेना है, क्योंकि अगर कीमोथेरेपी लग रहा है तो डेफिनेटली स्टैमिना कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज करके, डाइट, स्पेशल डाइट से, और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके धीरे धीरे करके वो व्यक्ति अपने सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन सबसे जरूरी, इन सबसे ज्यादा सबसे जरूरी है कि पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना हमने, कि जीवन और भी है, जीवन आगे भी है, और मुझे अपने जीवन को अब और ज्यादा उपयोगी बनाना है दूसरों के लिए। ऐसा एक गोल सेट कर लेना, वही गोल उस इंसान को सारी तकलीफों से आगे निकालता है। तो पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, ये जो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, जी, ये क्या है? देखिए, कैंसर सेल्स में कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो अभी तक क्या था कि कीमोथेरेपी क्या करता था कि उन कैंसर सेल्स को ही अंदर जाके और खत्म कर देता था। उससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि उससे उन कैंसर्स के अंदर जब जाते हैं तो नॉर्मल सेल्स में भी जाते हैं, तो इसलिए साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो नॉर्मल सेल्स भी मरती हैं। अब टारगेटेड का मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स पे अफेक्ट करेगा। तो हर तरीके के कैंसर सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये दवाएं सीधे उन रिसेप्टर्स पे जाती हैं, अटैच होती हैं, और सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती हैं, क्योंकि ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो नॉर्मल सेल्स में नहीं मिलते। इसलिए टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट होता है वो कीमोथेरेपी के मुकाबले बहुत बहुत कम होता है, ना के बराबर, क्योंकि वो कैंसर सेल डायरेक्टेड थेरेपी है, नॉर्मल सेल्स को नहीं मारती, तो वो ज्यादा ठीक है। तो उसकी इफेक्टिविटी भी लिमिटेड है। कुछ कैंसर्स में बहुत अच्छा काम कर रही है, बट अभी भी मेजर केस में आपको कीमो ही देना पड़ेगा। कीमोथेरेपी अभी फिलहाल ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये कह सकते हैं कि कीमो की जरूरत हमें इसलिए क्योंकि हमें रिकवर जल्दी करना है, और आपने बताया बहुत ही फाइन टिश्यूज में जाकर के वो वर्क करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, आपने बताया था जेनेटिक कैंसर, तो जेनेटिक कैंसर क्या है, और क्या ये परिवार की वजह से, मतलब कि मेरे को है तो मेरे बच्चे को होगा, उसके बच्चों को होगा, उसके बच्चों को, ऐसा चलता आता है? जेनेटिक कैंसर या अनुवांशिक कैंसर जिसे कहते हैं हम, तो ये परिवार में कहीं पिछली पीढ़ी से चले आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है, और अक्सर ही लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके दादा दादी या नाना नानी की किसी की डेथ हुई है। तो जो फीमेल वाले कैंसर्स होते हैं, तो वो अमूमन बोला जाता है कि वो अनुवांशिक होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, ये अनुवांशिक है। और मेल्स में भी जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है प्रोस्टेट कैंसर का। अब बेस्ट तरीका उसका आजकल जो हमारे पास अवेलेबल है वो जेनेटिक प्रोफाइलिंग। अगर आपने अपने परिवार की जेनेटिक प्रोफाइलिंग करवा ली तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से कैंसर के लिए हाई रिस्क है। तो अगर वो जब प्रोफाइलिंग हो जाती है तो आप इसको आगे कहते हैं ना, उस तरीके के प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आप जल्दी ही टेस्टिंग और ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके इसका कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन करा के, और आप रेगुलर फॉलोअप पे रह सकते हैं, भले आपको कैंसर ना हो। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि एक अलर्टनेस आपको मिल जाती है, एक गाइडेंस मिल जाती है, तो हाँ मेरा रिस्क ज्यादा है तो मुझे इसके बारे में तो टेस्टिंग करवानी जैसे हम शुगर का सुनते हैं कि अगर पेरेंट्स में, हाँ, तो बच्चों में भी होता है, हाइपरटेंशन भी जेनेटिक होता है, तो ऐसे ही कैंसर्स का भी कुछ जेनेटिक लाइन म्यूटेशंस होते हैं, पहले ही ले लिया। तो पहले से ही ले लिया।
आपने सुना ही होगा, एंजेलिना जोली का जो है वो हॉलीवुड की फिल्म स्टार हैं, उनका बहुत बड़ा फेमस केस है क्योंकि वो उनके पास BRCA1 BRCA2 जीन पॉजिटिव है, जेनेटिक म्यूटेशन पॉजिटिव है। तो इसलिए अगर एक ब्रेस्ट कैंसर एक में हुआ तो वो दूसरे में हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा जब जांच करवाई तो उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए। तो ये इस तरीके के प्रिकॉशनरी स्टेप्स अवेलेबल हैं जिसको कि लिया जा सकता है और आने वाले कैंसर के जो रिस्क है उससे बचा जा सकता है। और करवाना चाहिए मैस्टेक्टमी, या मतलब कैंसर स्तन रिमूव करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल कॉल होता है। एग्जैक्टली क्योंकि कई लोग को ये लगता है कि अगर ब्रेस्ट हटा दिया गया तो फिर क्या ही, बिल्कुल वो एक अलग ही आपके पॉडकास्ट के लिए वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा क्योंकि वो अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है। एग्जैक्टली वो सोचने वाली बात है। चलिए अंत में आपसे मैं सवाल मतलब राय लेना चाहेंगे, जो कैंसर से जूझ रहे लोग हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके लिए डॉक्टर मीना मिश्रा जी का क्या मैसेज होगा ताकि वो जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को वो थोड़ा सा समझें? देखिए, मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि आज आप जिस परिस्थिति में है वो आसान नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते जो इस फील्ड में इतने मरीजों को मैंने देखा है और समझा है और दर्द को भी महसूस किया है, लेकिन एक ही चीज है जो आपको इससे बाहर निकाल सकती है, वो है आपकी सकारात्मक सोच। अगर आपने इस पॉजिटिविटी को इस ट्रीटमेंट के दौरान होप को जिंदा रखिए, अपनी पॉजिटिविटी को जिंदा रखिए और ये मान लीजिए कि एक मुश्किल पड़ाव है आपकी जिंदगी का जिसको कि आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो जब इस माइंडसेट से आप लोग काम करेंगे तो अपने आप ही बहुत बड़ी चीज भी बहुत छोटी दिखने लगती है, लगता है कि बस ये खत्म हो जाएगा। और जितने भी मरीजों को मैंने देखा है जो बहुत पॉजिटिव रहे हैं, और बहुत उदाहरण है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर आप देखना चाहें तो जो कैंसर से बाहर निकले हैं और आज अपनी पूरी प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सकारात्मक सोच ने उनका साथ दिया है। तो ऐसे सारे कैंसर पीड़ित भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि कृपया करके अपने सकारात्मक सोच को कभी भी अपने से दूर ना होने दें। यही है जो आपकी कैंसर से लड़ाई में आपको जीत दिलवाएगी। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप कैंसर से लड़ पाएंगे जी। और परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इस चीज में जी। क्योंकि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी तो सुन करके ही मर चुका होता है कि उसे कैंसर है। तो पूरी फैमिली की ही सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हाँ। तभी आप सपोर्ट भी कर पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैंसर से लोग मर ही जाते हैं, बच भी जाते हैं। और बहुत से एग्जाम्पल हमने देखे हैं जो कैंसर से लड़े हैं और फिर दोबारा उन्होंने रिकवर किया है, देन दोबारा अपने प्रोफेशन को ज्वाइन किया। अभी रिसेंट में हमने हिना खान को देखा, बॉलीवुड में सोनाली बेंद्रे है, क्रिकेटर युवराज सिंह है। सो इन लोगों ने फिर दोबारा से अपनी लाइफस्टाइल को सही किया है। और हमें ये भी बताता है, लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये कैंसर ना गरीबों को नहीं होता या जो फिट रहते हैं उनको नहीं होता। ये कैंसर किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि हल्के में लेने की वजह यही है कि आप कहीं ना कहीं फिर इसके शिकार हो जाएंगे। तो जरूरी जो आपने बताई चीजें कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, उन चीजों का ध्यान रखिए। और हो सके अगर आपको लगे कि आप ठीक नहीं है तो ऑन्कोलॉजिस्ट से जाकर के मिलें जरूर जी। और एक बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन एक चमत्कार का मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। कि एक 27-28 साल की मेरी बहुत क्लोज जानकारी में एक लड़की थी जिसकी जो शादीशुदा थी और उसका ब्लड शुगर बहुत हाई हो रहा था, ब्लड फ्लक्चुएट। तो ब्लड शुगर हाई होने की वजह से जो भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी उसकी वजह से ये टेस्ट किया, पता चला ब्लड शुगर हाई है। तो अब ब्लड शुगर हाई क्यों है, तो जब पूरा जांच सब कुछ हुआ तो पता चला कोलन कैंसर है। अभी आप सोचिए कि शादीशुदा, बच्चे नहीं हुए हैं और कोलन कैंसर डायग्नोज हो गया, लेकिन उसके परिवार का, उसकी फैमिली का, उसके हस्बैंड का सपोर्ट उसके साथ रहा। वो कोलन कैंसर को ना सिर्फ उसने मात दिया, एक अच्छी सी प्यारी सी बच्ची की माँ भी बनी। अरे
ये तो बहुत ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सकारात्मक सोच, चाहे वो कैंसर के मरीज की हो, चाहे उसके परिवार की हो, ये सभी के लिए जरूरी है। बहुत सही। ये एग्जाम्पल लोगों को मोटिवेट करेगा कि डरना और घबराना नहीं चाहिए। नहीं घबरा ले, डर ले, वो अपना कोटा पूरा कर ले, लेकिन उसके बाद कमर कस ले। हाँ, नहीं कि भाई इतना भी ज्यादा ना डरे कि वो डर की वजह से ही मौत हो जाए। हाँ, और एक लिमिट में, और काउंसलिंग लेते रहें, एंड मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। हील अपने आप को जहां तक कर सकते हैं कीजिए, खान पान बाकी सभी चीजों का ध्यान रखिए। और डॉक्टर मीना मिश्रा जी, आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया और हमें बहुत सी जानकारी दी। और जो ये वीडियो है डॉक्टर मीना मिश्रा के विशेषज्ञ ज्ञान पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कैंसर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर कर सही जानकारी देना है। डॉक्टर मिश्रा ने यह स्पष्ट किया है कि कैंसर का इलाज संभव है, खासकर यदि इसका शुरुआती चरण में पता चल जाए। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे सामान्य कैंसर के लक्षणों और बचाव पर प्रकाश डाला है। साथ ही HPV वैक्सीन की भूमिका को भी समझाया है। तो थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू।